तो कितने हमको मिले 40, बनाने कितने थे 35, वो भी 40 इसलिए मिले क्योंकि अभी हम लोग ने अभी जो क्या अपना चल रहा है वेब ऑप्टिक्स का चल रहा है ना, इसके बाद के भी अच्छे से क्वेश्चन किए नहीं, इसलिए और भी कुछ मिलेंगे, मतलब अप्रॉक्स मान के चलो आगे यदि काम होगा तो पक्का 45 तो मिल जाएंगे। बनाने कितने थे 35, अभी भी 10 एक्स्ट्रा है, तो क्यों नहीं आएगा 70 आउट ऑफ 70, खुद सोच के देख लो। इसलिए आराम से क्वेश्चन बैंक पे अच्छे से फोकस कीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो। आइए आज बात करते हैं हम लोग मॉडल पेपर 2023 की। 2023 के अंदर जो मॉडल पेपर आया है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और ये भी देखेंगे 70 आउट ऑफ 70 आता कैसे नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हो सकते हैं प्रीवियस में पूछे हैं, जो यहाँ हमको नहीं फिलहाल मिल पाए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपको करवाया गया वहीं तक का मेरे पास भी सेपरेट किया हुआ है, बाकी तो किया हुआ नहीं है। तो जितना अभी तक मिला है उसके हिसाब से देखते हैं कितने क्वेश्चंस मॉडल पेपर के बन सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तैयार हो जाइए, आसान है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑलरेडी आपको 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये पक्का आपको करवाया जा चुका है। तो स्पेसिफिक चार्ज का क्या होता है, और उस समय भी आपको हम बताए हैं कि चार्ज यहाँ क्या दिख रहा है, कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, और कौन है बहादुर यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का क्या यूनिट है, कूलम्ब पर केजी। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास, यही क्या देता है हमको, स्पेसिफिक चार्ज। तो चार्ज कितना होता है इसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसको कीजिएगा भागा भूगी तो आपको अप्रॉक्स आएगा 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, ऐसे आता है। ऑलरेडी 2011 में तो पहला नंबर क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक से मैच करता है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। दूसरा कह रहा है वर्क डन इन रोटेटिंग इन डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ओके, दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन जो लिखा गया है आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सही क्या होता, ऑप्शन में जहां ये एम है वहां क्या होना चाहिए था, खिसक जा भाई, पी होना चाहिए था। ओके, और ये कब आपका 2017 के हिसाब से ये भी वहां पे आपको 2 मार्क्स में शायद 2 या किसी में आपको टच करता है। मतलब यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही लड़ रहा है, आपको 5 मार्क्स से भी यदि टैली कर जाए या 2 से भी टैली कर जाए तो भी हम उसको यहाँ काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको तभी बनेगा जब ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट्स प्लस लॉन्ग तीनों आप करते हैं। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल जो ऑफ डाइपोल के लिए, किसके लिए पूछा है, वर्क डन रोटेटिंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन जो जानते हैं सेम फॉर्मूला पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यदि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र बोला था इसलिए यहाँ यह चलिए, अब इसमें एक डाइपोल है, इसको रोटेट करवाना है। मान लो ऐसा डाइपोल है हमारे पास और ये इनिशियली कितने पे था, ऐसा था। ठीक है, मतलब थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। अब की बार ये इतना घूम गया, मतलब थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा। अब पुट कर देते हैं, पुट कीजिए तो P का E और cos थीटा 1 कितना 0, तो cos 0 बराबर का है को कहते हैं भाई, इरेजर मारिए और यहां लिखिए माइनस cos थीटा 2 मतलब cos थीटा। ये कितना हो गया cos 0 1, तो ये हो गया PE 1 माइनस cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी, PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये तो आपको डेरिवेशन पूछता भी है और हमने शायद करवाया भी है कंप्लीट डेरिवेशन, तो आप वहां से भी डेरिवेशन कर सकते हैं। चलिए ये हो गया 17, मतलब 2 क्वेश्चन अपने अभी तक मैच किए। तीसरा, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतता या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ऑलरेडी 2021 के अंदर पूछा गया है, ये भी वहां पे आपको लिखा गया था
ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, नॉर्मली पूछा जाता है परमिटिविटी के टर्म में, और फोर्स के टर्म में भी ध्यान में रखोगे। परमिटिविटी का क्या होता है, जस्ट उल्टा। तो एप्सिलॉन एम मतलब किसी मीडियम के लिए, तो मीडियम एम लिखिए या न लिखिए, नहीं लिखते हैं तो मतलब क्या है, वो मीडियम को बता रहा है। और ये ओ जो लिखे या जीरो कहिए, वो किस चीज को बता रहा है, फ्री स्पेस की बात कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा का सी, तीसरा का सी। तो ये कितने क्वेश्चन मैच कर गए, 3। देखते जाइए, और ये तो पक्का वाला याद रखिएगा, वाटर और मेटल के लिए और एयर या वैक्यूम के लिए तो 1 होता ही है। नेक्स्ट हमारा ये कब मैच कर रहा है, 2016 के 2 मार्क्स से। क्या कह रहा है, संधारित्र में द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर इच कंडेंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद है उसमें पढ़ाए थे आपको, एक हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर ही है ना, कंडेंसर, हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें हमारा सब जगह जो चार्ज होता है Q वो सेम होता है Q, जबकि पैरेलल की कहानी में बता चुके हैं यदि पैरेलल होता तो हमारा क्या होता है, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के लिए इसका ही पोटेंशियल वही, इसका ही पोटेंशियल यही, और इसका ही पोटेंशियल वही। तो कह सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए चार्ज सेम होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल सेम होता है। तो ये कौन सी कहानी है भैया, समानांतर मतलब पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फोर्थ का हमारा सी हो जाएगा। कितने क्वेश्चन मैच किए, यहां तक 3, ये हो गया हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट हमारा, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर। रेसिस्टेंस वायर का क्या देकर रखा है, आर देकर रखा है। ओके, इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ बाय स्ट्रेचिंग इट, देन इज रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल बिकम। ठीक है, एक तार का प्रतिरोध आर है, एक तार है, इसका प्रतिरोध क्या देकर रखा है, आर। ओके, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है, मतलब अभी जो इसका व्यास था वो डी था, व्यास आधा कर दिया जाता है। चलिए, तो अब इसको खींच के क्या किया गया, इसके व्यास को आधा कर दिया गया ऐसा। तो अब क्या हो गया, ये हमारा मान लीजिए डी था और ये हमारा क्या आ गया, D1 चलिए आ गया। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस आर है, तो बोल रहा है कि भैया इसका रेसिस्टेंस R1 की वैल्यू तो आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होता है, R1 की वैल्यू क्या होगी। ऑलरेडी ये आपको 2016 के अंदर है, सब 16 के अंदर है का, इससे पहले वाला भी कहा था 16 में ही था। चलिए 2 मार्क्स में पूछा है, अभी तो फिलहाल 2 मार्क्स दिख भी रहा है, आगे जाके वो 2 मार्क्स 1 मार्क्स 5 मार्क्स सब हटा दिए हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी आपको बता चुका, इसी टाइप का वो क्वेश्चन था। ठीक है, हमको लगता है वहां पे कुछ और था, लेकिन इसी टाइप का था, जैसे वहां बना है जैसे क्वेश्चन सेम एज वैसे ही यहां भी बनेगा। तो इसके यदि हम बात करें तो इसी को खींचा जा रहा है, मतलब इसका वॉल्यूम जो होगा सेम वॉल्यूम इसका भी होगा, क्योंकि एक ही तार को ना खींच रहे हैं, तो वॉल्यूम नहीं बदलता है। ठीक है, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या कहते हैं, ये चलिए इसका V1 रख देते हैं नाम। तो V1 के वॉल्यूम क्या होता है एक वायर का, इसका एरिया एरिया इंटू लेंथ। तो अभी फिलहाल मान लिए इसका लेंथ L है, और अब जब खींचे तो इसका लेंथ L1 मान लिए। भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम क्या होगा, π/4 r² एरिया इंटू इसका जो लेंथ है वो L इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं R नहीं, चलिए d² ना, πr² से लिखते तो, और जब डायमीटर के हिसाब से लिखेंगे तो π/4 d², और यदि रेडियस के हिसाब से लिखते तो क्या लिखते πr²। तो ये किसके बराबर होगा, π/4 d1 के स्क्वायर इंटू L1। तो यहां से हम बात करें ये से ये साफ, और क्या बोल रहा है कि इसका डायमीटर हाफ हो गया है, मतलब जो ये हमारा D1 है वो d/2 के है। तो यहां से d² इंटू L इज इक्वल टू क्या 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 d/2 का स्क्वायर इंटू L1। तो यहां से हम लिखते L1 बराबर क्या हो जाता,
ये सब इस साइड आ जाएगा 4d² बाई d² इंटू एल, d² से d² साफ हो गया, तो L1 इक्वल्स टू हो गया 4L। ठीक है, हमको लेंथ पता चल गया। अब रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, पहले वाले के रेसिस्टेंस की बात करते हैं, R इक्वल्स रो L बाई ए। मटेरियल को खींच के लंबा करो या छोटा करो, इसकी रेसिस्टिविटी नहीं बदलती है। तो ये हो गया R के लिए, और R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी रो, और L की वैल्यू कितनी है, मतलब L1 बाई A1, रो L1 की वैल्यू 4L, और A1 यदि हम A1 की बात करते तो A1 इज इक्वल्स टू क्या लिखे, पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर, मतलब पाई बाई 4, और D1 बराबर कितना है, D बाई 2, तो D बाई 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, पाई बाई 16 D का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे पाई बाई 16, सॉरी पाई बाई, तो इसको और हम लिखते तो क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 D² इंटू 1/4, एक ही बात है ना, 4 चौका 16, तो पाई बाई 4 D² इंटू 1/4, तो इसको और लिखते हो पाई बाई 4 D² इक्वल्स तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाले के एरिया पाई बाई 4 D², मतलब ए के बराबर, और इंटू कितना हो गया 1/4, तो यहां से हम लिखते हैं इसका एरिया तो क्या होता है A/4। तो और आगे चलते तो इसे लिख सकते हैं रो L बाई ए, और ये 4 चला गया ऊपर, मतलब 16, तो ये हमारा किसके R के बराबर है, तो ये हो जाएगा ये वाला बंदा रो L बाई ए R के बराबर, तो ये हो जाएगा 16R, तो R1 बराबर कितना 16R, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16R। तो ऐसे ही हम लोग वहां भी बनाए थे, देखिएगा क्या बनाए थे, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप यदि समझ के काम करते हैं तो कहीं का भी कॉन्सेप्ट कहीं पर यूज कर सकते हैं यदि क्वेश्चन सिमिलर होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और ये भी मैच कर रहा है, तो 4 के बाद आता है हमारा 5 क्वेश्चन, अभी तक तो 5 मैच किया है। चलिए अब इसमें आते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर प्लेस्ड इन एयर। अब गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, ये भी आपका 2021 में पूछा हुआ है, गोलीय चालक की आपको धारिता पूछा गया होगा। चलिए तो हमारा क्या होता है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमारे क्या है कांस्टेंट है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, त्रिज्या के, तो ऑलरेडी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का B, तो हमारा छठा भी मैच कर गया 6 नंबर। 7th, ये 2009 में पूछे हुए है, कौन सा चैप्टर में पूछा है, पहला या दूसरा, इसी दोनों में से किसी में ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए ये क्वेश्चन, और वहां अच्छे से समझाएं कि ये आपका ऑन वाईजेड प्लेन होगा, वाईजेड प्लेन के तल कैसे होगा, ये भी अच्छे से समझाएं। तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा ना चले तो थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये भी हमारा मैच कर गया, तो हो गया 6 के बाद 7 क्वेश्चन, 7वां का C। तो नेक्स्ट हमारा है यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ये कितनी बार पूछा, बार बार लगातार, 15, 16, 18, 22, तो कैसे आता है ये ऑलरेडी जब हम इसकी चर्चा किए थे क्वेश्चन बैंक में तो वहां कर चुके हैं, तो अभी डिटेल नहीं जाने का। तो इसका क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, इजी है बहुत ही निकालना, इसको जब वहां बताया आप पढ़े होंगे तो बहुत आसान लगा होगा, और यूनिट निकालना सीखिए, ये नहीं कि याद कर ले, याद नहीं होने का चीज होता है, कितने सारे फॉर्मूले हैं वो याद कर ले तो यूनिट तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट हमारा है द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड। अब मीटर ब्रिज का जो वायर होता है वो किस चीज का बना होता है, तो सबसे पहली बात वो कॉपर का नहीं बना होता है। थोड़ा सा कारण समझ लेते क्यों नहीं बनता है, क्योंकि कॉपर का लो रेसिस्टेंस होता है और हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से कॉपर का हम लोग नहीं बनाते हैं मीटर ब्रिज के वायर को। और दूसरा हम इसका यूज किसके लिए करते हैं, नाइक्रोम का हो सकता है, मैग्नीन और कांस्टेंट टन की हो सकती है। तो इसका क्यों यूज किया जाता है, तो इसका यूज करने का होता है, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ओके, तो जिसके वजह से हम लोग
इसका यूज करते तो यहाँ के हिसाब से चलते तो मैग्नीन का यूज करते। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, भावनाएं इससे भी जुड़ी हुई है। यदि क्वेश्चन आपका आता और इससे भी रिलेटेड आता है तो हम उसको भी काउंट करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस में आपको हमने बताया था। अब ये नहीं कहिएगा क्वेश्चन एग्जैक्ट मिले तभी वो क्वेश्चन है, अदरवाइज क्वेश्चन बैंक से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो बताया उसके हिसाब से 70 आउट ऑफ 70 की हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है वो नहीं, हम जो बता रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन की तीव्रता m, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m। तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, तो इसको और भी लिखना चाहते, B वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस M, चाहे इस तरीके से तो लिखा मिलेगा ही, साथ में कहीं I भी यूज किया जा सकता है कि M के जगह पे क्या हो, I का टर्म मतलब I के से उसको डिनोट किया जाए, तो वो I के में भी रहता तो भी ठीक है, M में है तो भी ठीक है। यहाँ तो क्लियरली बोल ही दिया किस चीज से किसको बताया जा रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता, D। तो 10th का हमारा क्या हो जाता, D। ये तो मैच कर नहीं रहा है, पिछला भी नहीं मैच किया, चलिए अच्छी बात है। The number of image of an object placed between two parallel mirror, टू पैरेलल मिरर के बीच में यदि किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखते हैं भैया कितना इमेज बन जाता है, इससे कोई जोड़ा नहीं है, मतलब इनफाइनाइट इमेज। तो कह सकते हैं इनफाइनाइट, क्यों दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम दी टू मिरर व्हेन केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। वहां पे क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, जिसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इमेजेस की बात करते हैं। ऐसे भी क्या बोलते हैं, हजाम की दुकान में जाओगे ओके, तो वहां देखोगे आगे पीछे लगा रहता है, तो कितने इमेज तुम्हारे दिख रहे हैं, उसका जोड़ा तो कोई बात ही नहीं, तो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये भी नहीं मैच कर रहा, इफ द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज m देन द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विल बी। तो लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस v बाई यू, ओके, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, डेल v बाई डेल यू। चलिए इसको नहीं पूछा है तो थोड़ा प्यार से समझते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, ये जानते हैं मिरर फॉर्मूला, ओके। तो यहां से हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, और इसको भी हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया बाई यू के रिस्पेक्ट में। चलो तो साफ साफ लिखा जाए यार, थोड़ा फीलिंग नहीं आ रही है, सफेदी से लिखेंगे। चलिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, ओके। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो 1 बाई वी को हम लिख सकते हैं ऐसे, चल आजा भाई, इसको लिख सकते हैं v पे पावर -1 प्लस u पे पावर -1, इसको डिफरेंशिएट कर दिए हम u के रिस्पेक्ट में du, ओके, और इसको भी डिफरेंशिएट कर दिए u के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा f -1, ऐसे लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन है भैया तो थोड़ा सा तो पता होना चाहिए आपको, तो इसका डिफरेंशिएशन होता तो क्या होता, -1 u v पे पावर -2 प्लस -1 u पे पावर -2 इज इक्वल्स टू, और किसी का भी मिरर की हम बात करें तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कुछ छूट गया क्या, छूट गया। इसको हम डिफरेंशिएट करते तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता, डी -1 बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी यू, प्लस ये तो डिफरेंशिएट होता जैसे का जैसा चाहिए वैसा होगा, क्योंकि u के ही रिस्पेक्ट में करना है du, और इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां से हम बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन ये वाला जो बहादुर है ये हो जाता हमारा -1 v पे पावर -2 डी वी बाई डी यू प्लस ये -1 u पे पावर -2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे हुआ, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का चेन रूल सीखिए, यदि नहीं आता है तो मैथमेटिकल टूल्स
के अंदर एक प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा, उसमें जाके आप डिफरेंशिएशन का चेन रूल सीखिए, समझ में आएगा। अब इसको थोड़ा दाएं बाएं करेंगे तो क्या होगा, चलिए ये और ये बहादुर कट गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं dv बाई du इज इक्वल्स टू dv बाई du इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बहादुर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस u डिवाइडेड बाई v माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर dv बाई du लिखा जा सकता है, समझ रहे होंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चले गए, उसको नीचे लेके आ गए, दोनों पॉजिटिव हो गया और दोनों पे स्क्वायर था, इसके वजह से पलट के लिख दिए। तो यही तो हमारा क्या है v बाई यू, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं m का स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। तो dv बाई du या डेल v बाई डेल u एक ही बात है, तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसा, वो m के स्क्वायर के, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड की लो बात कर लेते हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा m का स्क्वायर मिल जाएगा। तो m स्क्वायर कौन सा है, ये वाला है, तो हमारा 12th का आंसर क्या हो जाएगा b। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा सा सुधार लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो 12th का हमारा क्या हो जाएगा b, ये तो मैच नहीं किया ना, चलिए मैच करने वाला फिर से आ गया। तो 13 नंबर थोड़ा सा लिख लीजिए पहले, चलिए आगे चलते हैं। ये तो भैया लाइट के अंदर कितनी बार यूज हुआ है, इसका तो कोई जोड़ा ही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं क्या बोल रहा है, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू मीडियम दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली देन स्नेल्स लॉ विल बी। स्नेल्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, और म्यू टू बाई म्यू वन किसके बराबर होता है, इसके। तो हम साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, दिस बाई दिस, मतलब दिस साइन बाई साइन आर। तो हमारा क्या हो जाएगा 13 का बी। क्या, चलिए ये भी पूछे हुए है, लास्ट में काउंट करेंगे। चलिए, किस कारण से वायु के बुलबुला पानी में चमकता है, तो ये चमकता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट गेट ट्रैप्ड इनसाइड द बबल मेक इट शाइन। तो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में हो, समतुल्य लेंस वाली कहानी, इक्विवेलेंट लेंस की तो 5 नंबर में डेरिवेशन भी किए, दो दो, तो स्वाभाविक सी बात है 5 नंबर के अंदर तो है ही, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो ये तो अपने काउंटिंग में आएगा ही। तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे इसको, 15 का बी। अब 16 पे आते हैं, व्हेन ए व्हाइट लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म फॉर विच कलर द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द प्रिज्म इज मैक्सिमम। तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है। यहां देख रहे हैं रेड के लिए विचलन कोण का मान इतना, और वायलेट के लिए क्या है सबसे ज्यादा, तो किसके लिए होगा, वायलेट मतलब बैगनी के लिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन में हमारा मैच किया, तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। अब ये क्वेश्चन तो बनाने वाला ही समझिए कि कौन सा सही होगा। हमारे पास जो अभी तक फॉर्मूला कैपेसिटर तक के ये इतने फॉर्मूले हैं, ओके। तो इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी इससे रिलेटेड कोई नहीं आता है, नहीं ना आ रहा है कहीं भी, तो ये इसमें से कोई किसी के साथ भी हम नहीं जाने वाले हैं, इसलिए किसी के साथ मैच भी नहीं करवाएंगे। तो नॉर्मली जो हमारे स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर गोलीय संधारित्र के लिए। ये क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार याद होगा यूज किए हैं, किसी न किसी के साथ मैच किया था। आप चाहो तो इसको काउंट करो, नहीं चाहो तो नहीं काउंट करो, बाकी ऑप्शन तो कोई भी नहीं मैच करता है कैपेसिटेंस के लिए, देखा इसी के लिए कोई फार्मूला नहीं मैच करेगा। नेक्स्ट 17 के बाद 18, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन पोजीशन इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, मतलब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए हमको फॉर्मूला पता है, अक्षीय के लिए ये और निरक्षीय के लिए ये। तो इसका क्या चाहिए हमको अनुपात, मतलब ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल। फॉर्मूला जो पता है वही तो यूज करना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है 2 डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
सॉरी P बाई आर क्यूब, ये कट गया, आर क्यू से आर क्यूब कट गया, P से P कट गया, मतलब क्या बटा 2:1, 2:1। कौन सा पहाड़ तोड़ना है, ये भी मैच किया। काउंटिंग चालू रहना चाहिए आपका, हम तो लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आवेश पुनर्वितरण। पुनर्वितरण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज लॉस ऑफ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैपेसिटर के अंदर एक टॉपिक ही है, ओके। तो वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण, मतलब मान लीजिए कोई बहादुर ये है, इसके पास चार्ज Q1 है, और ये हमारे पास चार्ज, इसके पास Q2 है, इसके पास पोटेंशियल V1 है, इसके पास पोटेंशियल V2 है। जो ही इसके ऐसे कनेक्ट किए, तो यदि V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। तो इस फ्लो मतलब के कारण चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अब इसके पास Q1 डैश बच गया चार्ज, इसके पास Q2 डैश बच गया। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है हीट के टर्म में, क्योंकि चार्ज क्या होगा, इससे पास करेगा, कहीं से चार्ज पास करेगा तो हीट तो जनरेट करेगा, हम लोग जानते हैं। तो ये लॉस किसके टर्म में होगा, हीट या एनर्जी के टर्म में कह सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एज चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है, C1 C2। मान लीजिए C1 इसकी कैपेसिटी है और C2 इसकी कैपेसिटी है, V1 इसका पोटेंशियल, इसका V2 पोटेंशियल, बाकी सब तो भावनाएं हैं, ठीक है। तो इतनी एनर्जी का लॉस होता है। तो कोई यदि आपको कहता है कि नहीं होता है, एक किसी का हम देख रहे थे, उसने बोला नहीं होता है, हम कहे अच्छी बात है, नहीं होता होगा, अपने को क्या। चलिए यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, ओके। चलिए एन रेसिस्टेंस ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस, एन रेसिस्टर्स ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सीरीज और पैरेलल के लिए मतलब श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम के लिए हमारा क्या होता है, R1 प्लस R2, और n है ऐसे ऐसे करके कितना तक है, nth तक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यदि ये भी R ये भी R और आगे भी R R R R R, तो कितना हो जाएगा n के लिए, तो n R सीरीज के लिए। उसी तरह R पैरेलल की बात करें तो 1/R पैरेलल इक्वल्स टू R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 1/Rn तक। और चूंकि सब R1 R2 R3 सारे के सारे क्या है, इक्वल है, तो n टर्म को जोड़ना है, तो इसका हम क्या लिखते हैं 1/Rp इज इक्वल्स टू n टाइम्स बाई R। अब इस दोनों का रेशियो पूछ रहा था, इसको और लिखते तो Rp इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता था R/n। तो किसका पूछ रहा है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम का ये Rs और समानांतर क्रम का कौन सा Rp। Rs की वैल्यू कितनी NR और Rp की वैल्यू कितनी R/n। तो ये क्या हो जाता है NR इंटू R ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, नहीं R नीचे रह जाएगा। चलिए यहीं पर ध्यान देते हैं, काहे को तकलीफ लेना। नीचे R रह जाएगा और n ऊपर आ जाएगा, तो R से R कट गया, मतलब n का स्क्वायर। तो रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, n के स्क्वायर के। तो 20 का आंसर का हो जाएगा हमारा B। समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा, चलिए आ रहा है तो अच्छी बात है। थोड़ा लाइक वाइक भी मार दिया कीजिए, इंतजार रहता है कि आप कमेंट का कितना आपको मजा आया नहीं आया। आप लोग तो एकदम सो ही जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब 1-1.5 महीने बचा हुआ है, 1.5 महीना भी नहीं बचा है एग्जाम का, एकदम सो गए, कमेंट तक का पता नहीं रहता, एकदम शांत। मतलब वीडियो गया, कोई देखने वाला नहीं है, वीडियो बेकार पड़ा हुआ है। थोड़ा सा एक्टिव बनिए। चलिए, when an electric dipole is made inside a closed surface then the electric flux on the surface will be electric flux। एक क्लोज सरफेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखें, मतलब प्लस क्यू को और माइनस क्यू को, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या जानते हैं, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस के अंदर ये डाइपोल जो हमारा, इसके पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना निगेटिव चार्ज होता है। तो नेट चार्ज सरफेस के अंदर कितना, प्लस क्यू और माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब
0/ε0 मतलब 0। ये भी अपना मॉडल पेपर 2023 ये क्वेश्चन अच्छा 19 में पूछे हुए सेम सेम। ठीक है, तो चलिए 0 काउंट हो रहा है ना, कितने क्वेश्चन मिले अभी तक। चलिए नेक्स्ट, टेंजेंट कैल्विनोमीटर की अधिकतम सुग्राहिता होती है। इस पे तो पूरा मतलब डिटेल दिया गया है कि कितनी होती है और कैसे होती है। तो आप यदि देखे होंगे तो पक्का पता होगा, नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा डिटेल कैसे होता है। नॉर्मली हम जब निकाले तो उस समय निकाले थे ईरर बराबर, तो ईरर अधिकतम सुग्राहिता मतलब एग्जैक्ट वैल्यू दे, मतलब उसके अंदर जो ईरर होगा वो क्या होना चाहिए, सबसे कम। तो 2d थीटा बाई साइन 2 थीटा कम कब होगा, वैल्यू इसकी कम कब होगी, जब ये नीचे वाला बहादुर ज्यादा होगा, मतलब किसी चीज को ज्यादा से भाग दोगे तब तो क्वांटिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और ये कितने पे होती है, 90 पे, या कह सकते हैं और कहते हैं π/2 पे। तो 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अरे ये क्या लिख रहे हैं, साइन 90 लिखो चाहे, और लिखना चाहते तो साइन π/2 लिखते। तो 2 थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, π/2, इसलिए थीटा बराबर क्या होता है, π/4। वहां भी ये समझाए हैं, तो π/4 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। समझते हैं, चलिए समझते हैं तो अच्छी बात है, ये भी मैच कर गया। चलिए भैया आगे चलो। ये हो गया, अरे हाँ ठीक तो है, हाँ। क्या पावर फैक्टर ऑफ चॉक कॉइल, चॉक कॉइल का पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर हम लोग जानते हैं cos5 को पावर फैक्टर कहते हैं। और चॉक कॉइल की खूबी क्या होती है कि इसका जो कॉइल होता है उसका रेसिस्टेंस होता है एक्सट्रीमली लो होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिसके वजह से रेसिस्टेंस बराबर कह सकते हैं टेंस टू 0, मतलब लगभग 0, तो नियरली 0, यही ना। तो cos5 बराबर क्या, R/Z, तो R की वैल्यू नियरली 0, तो मतलब इस R/Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, नियरली 0। तो cos5 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर फैक्टर की वैल्यू नियरली 0, पास पास। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 23 का ए। या कह सकते हैं इट कैन नॉट बी यू, या यहां से फाई की वैल्यू निकालते तो फाई इक्वल्स टू भी लिखना चाहते, तो जब π/, cos5 इक्वल्स टू 0 कब होता है, 90 पे या π/2 के ऊपर, तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है π/2। तो जब एंगल π/2 होगा तो भी हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, पावर फैक्टर किसके लिए, चॉक कॉइल के लिए 0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23 का ए। चलिए 24 ऑलरेडी ये पूछा हुआ है 10 में 16 में, क्या कह रहा है, द चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस, जानते हैं रुका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड घूमना शुरू करेगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा रहने वाला, घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये सब भी हो चुका है। 25 द लास्ट बैंड ऑन द एंड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस इज गोल्डन, द टॉलरेंस विल बी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जा चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं पूछा है आपको, जो पूछा गया था ये पूछा गया था कि कलर बताइए कि कलर का डिजिट कौन सा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ा है। अब की बार इसने क्या पूछा है, टॉलरेंस पूछा है, तो ये तो इंपॉर्टेंट था ही, इस तीनों को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1 2 3, तो आपकी इच्छा है इसको काउंट करो या नहीं करो, लेकिन मेरे हिसाब से यदि इससे रिलेटेड पूछा है तो 3 भी आपको काउंट करना चाहिए। तो किसके लिए पूछ रहा है, गोल्डन के लिए, तो गोल्डन या गोल्ड या सुनहला जो भी है, सुनहरा के लिए कितने % होती है टॉलरेंस, या सही सुनता 5%, तो हमारे कितनी हो जाएगी 25 का ए। ठीक, इतना उतना तो याद करना ही था, ये भी याद कर लेंगे, तो 25 का ए हमारा। 26 यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट, फैराडे क्या होता है, फैराडे पहले होता क्या है, तो चार्ज की जो क्या बोलते हैं बिगेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट, जैसे चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम, तो सबसे बड़ा यूनिट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे। ओके, अब वो कितने के बराबर होता है, 96500। तो ये कितने चार्ज के लिए होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जितने चार्ज होते हैं
उस चार्ज को बोला जाता है 1 फैराड। ये आपको लिखा 1 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन किए गए विद्युत आवेश की मात्रा को फैराडे कहते हैं। तो 1 मोल मतलब कितना चार्ज, इतना चार्ज 1 मोल पे, तो पर यूनिट मोल पे जो भी चार्ज होगा उसी को, तो इसका यूनिट हमारा क्या बन जाएगा, कूलम्ब पर मोल। 1 मोल पे कितना चार्ज, तो फैराडे नियतांक का यूनिट क्या होगा हमारा, कूलम्ब पर मोल। तो 26 का हमारा हो गया बी। 27 शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा। अब ये तो भैया क्वेश्चन बनाने वाले थोड़ा सा लगता है मिस प्रिंटिंग हुई है इसमें। कंडीशन फॉर वाटलेस करंट के लिए होता है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कितना होना चाहिए, π/2 का, या प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव यदि रहेगा तो हमारा क्या होगा, इसको कह सकते हैं वाटलेस करंट के कंडीशन में। तो या तो प्योरली ये होता या प्योरली कैपेसिटिव होता। तो ये दोनों ऑप्शन में मेरे हिसाब से बी और सी रहता तो अपना चल जाता, लेकिन इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, बी और सी दोनों इसके लिए सही है और ठीक ही है। ओके, यहां क्लियरली लिखा है प्योरली, मतलब प्योरली का मतलब क्या होता है, सिर्फ इंडक्टर हो या सिर्फ कैपेसिटर हो, ओके, तब होता है प्योर। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। अब क्या रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फेज डिफरेंस बोला जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव का। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग 2009 वाला में कर चुके हैं। कितने का होता है फेज डिफरेंस, यहां से बहादुर जब यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम ये वाला भी यहां पहुंचेगा, तो फेज डिफरेंस दोनों का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा, ए। इसकी भी काउंटिंग कीजिएगा। अब कह रहा है टू लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ प्लेस्ड इन कांटेक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सिस विल बी। यदि समान फोकस दूरी एफ के दो लेंस संपर्क में समानांतर प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी। तो फॉर्मूला तो जानते ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो 1/f प्लस 1/f मतलब 2/f। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f/2। तो f/2 29 का C। 30 ये भी ऑलरेडी 2016 का कर चुके हैं कि भैया अपर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पेंटेड ब्लैक देन दिस। तो इसका इंटेंसिटी क्या होती है, रिड्यूस इंटेंसिटी। ऑलरेडी 2016 वाले में कर चुके हैं। ये इसका वीडियो है आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं है। नेक्स्ट, सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दूरी के नियम, दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये तो कितनी बार ऐसा कोई जोड़ा नहीं है, इसकी काउंटिंग तो पक्का करके रखिए। जितने भी डेरिवेशन है सब जगह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करते हैं, तो ये आप काउंट करो तो अच्छा है, ठीक है। कितनी बार ऐसा कोई जोड़ा नहीं है। अब किसको किसको रखते हैं, तो इसलिए 25 सेंटीमीटर इसका हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 31 का सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन डिपेंड्स अपॉन। अब एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये हमारा फ्रीक्वेंसी को बताता है। न्यू इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं एच सी बाई लेमडा। तो यहां से हम बात करते हैं एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट। ये हमारा क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। तो तरंग दैर्ध्य पे तो डिपेंड करता है, पक्की बात है। उसके फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी को ही हमने क्या किया, सी इक्वल्स टू एन लेमडा जानते हैं। तो वहां से फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, ओके। और यदि ये दोनों नहीं होता, चलिए यहाँ तो ऑलरेडी वेवलेंथ है तो चल गया अपना काम, नहीं होता तो यदि वर्क फंक्शन भी लिखा होता तो वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है कि यदि जिसका वर्क फंक्शन जितना कम रहेगा तो जो एनर्जी आई वो इतना ज्यादा एनर्जी किसको, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेंगे जब वो उस सरफेस को छोड़ेगा, ठीक है। तो समटाइम वर्क फंक्शन भी हो सकता है। तो यदि ये नहीं होता वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, और यदि वहां पे क्या होता वर्क फंक्शन होता, इसके साथ भी जा सकते थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। और जबकि एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहिए या वेवलेंथ कहिए, सब ठीक है, ओके। क्योंकि H और C कांस्टेंट होता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड किया। अब कैसे डिपेंड कर रहा है वो भी दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के।
लेकिन वेवलेंथ का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भावनाओं को समझिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी 2017 में है, अभी फिलहाल इस टॉपिक पे आए नहीं है, जब आएंगे तब बात करेंगे। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल इज ए, ये तो पता ही है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। अच्छा, तो 33 हमारा हो गया 30, ये हो गया 32 का हमारा हो गया ए, और सी के साथ भी जहाँ चाहते जा सकते थे। 33 का हमारा हो गया ए, 33 का ए, ओके। 34 कह रहा है नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या देखिए, एक पी ये एक एन ये, तो एक पीएन जंक्शन ये बना, लाल लाल आजा, एक पीएन जंक्शन ये हमारा बना और दूसरा एक पीएन जंक्शन ये बना, तो पीएनपी या एनपीएन को ही ट्रांजिस्टर बोला जाता है। तो इसके एक पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर दो एनपी या पीएन होते हैं, तो कह सकते हैं आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दो पीएन जंक्शन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिस्टर की धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध। आप इतना तो पक्का जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे उस समय कहीं आता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आएगा ही आएगा, इतना आप ध्यान रखोगे। अल्फा इक्वल्स टू होता है आईसी बाई आई और बीटा होता है आईसी बाई आई बी, और आई जो होता है ई फॉर इमीटर, बी फॉर बेस, सी फॉर कलेक्टर। पढ़े होंगे सेमीकंडक्टर, तो ये सब कॉमन चीज पता ही है। तो यहां से ये हमको यदि पता है, क्या पता है, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबको किससे डिवाइड कर देते हैं, आईसी से। चलिए इसको हम आईसी से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी आईसी से और इसको भी आईसी से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आई ई बाई आई सी, या आई सी बाई आई क्या है, आई सी बाई आई अल्फा है, तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा हमारा बीटा 1 बाई बीटा प्लस 1। इतना लिखा जा सकता है। हमको क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा बाई बीटा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा बाई 1 प्लस बीटा। यही तो है, बीटा बाई 1 प्लस बीटा या बीटा प्लस 1। तो आपको देखिए, इसको नहीं भी याद रखिएगा, हो सकता है इसमें अल्फा पूछा है, आपके क्वेश्चन पेपर में बीटा पूछे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे, बीटा वाला को एक तरफ रखे और अल्फा वाले को दूसरे तरफ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा माइनस 1। यहाँ से लिखते क्या लिखते, 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा 1 बाई बीटा के बराबर, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। 1 बाई बीटा एक तरह 1 इस साइड आ गया, तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा, तो ठीक है, तो 1 बाई बीटा ये, तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा ऊपर गया 1 माइनस बीटा ये। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको ये भी पूछ दे, मतलब आप क्वेश्चन पेपर में क्या जो ही नहीं ना, एक मॉडर्न पेपर के क्वेश्चन कितने रहते ही है, चांसेस बहुत कम है कि मॉडर्न पेपर के क्वेश्चन आपके रहे। चलिए, तो 35 का ए, 36 क्या रहा है, इन हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर कैसे वर्क करता है, जैसा नाम, गर्मी से, मतलब उसको करंट जब पास होती है तो वायर क्या होता है, हीट होता है, हीट होने से उसका लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ने से उसका डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन किसके कारण आता है, करंट के कारण आता है। तो कह सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में, मेजर एसी और डीसी करंट बेस्ड ऑन किसके होता है, थर्मल एक्सपांशन, मतलब टेम्परेचर मिलेगा, हीट मिलेगा तो वो इलोंगेट होगा, बढ़ेगा। दूसरा, हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डीसी या आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी के, ठीक है। जो हीट आएगा वो जो करंट पास कर रहा है आई, चाहे वो एसी का या डीसी का हो, उसके स्क्वायर के। हीट जैसे थीटा, जितना ज्यादा लंबाई बढ़ेगी थीटा की वैल्यू क्या होगी, जितना उस वायर का लेंथ बढ़ेगा थीटा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, और लेंथ किससे बढ़ेगा, जितना ज्यादा हीट मिलेगा उससे, तो जितना ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा। और हीट कैसे आता है, आई स्क्वायर आर टी से जानते हैं, तो आई स्क्वायर के। तो और यहां से पूरी कहानी को यदि देखा जाए तो सबको देखने से क्या चला, ये चलो ये से ये, एच से एच, तो हमको क्या मिला, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। भावनाओं को समझिएगा थोड़ा सा। तो ये लिखने का तरीका थोड़ा उल्टा हो गया है, तो हम इसमें से किसी के साथ नहीं जाना चाहेंगे। हम क्या लिखेंगे, थीटा विच
छेप आई स्क्वायर। ठीक है, तो इस चारों में से किसी के साथ भी नहीं। चलिए, परिपथ के शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर ऑलरेडी जानते हैं, ये वाला पूरी कहानी आ चुकी है, एसी के अंदर पढ़े भी हैं, 2016 9 19 से पूछा भी है। इसका आंसर किसके लिए है? एलआर सर्किट के लिए, ये तो अपने को पता है। एलआर सर्किट है मतलब ये वाली कहानी हट जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो आर बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये तो बच्चा वाला चीज है। चलिए, इनमें से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? पता ही है, गामा रेज की होती है। अच्छा, 16 19 से पूछा भी है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या ए था नाभिक की त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? याद करके रखोगे, होता है आर त्रिज्या, ए क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट, चलो खिसक भाई, सूर्य की ऊर्जा के कारण 9वां 10वां से पढ़ते आ रहे हैं, 40 का बी। ठीक है, 41 कह रहा है 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होती है 1 किलोग्राम। ई बराबर हम लोग जानते हैं एम सी स्क्वायर, एम की वैल्यू कितने? 1 kg, सी कितना होता है? 3 × 10⁸ का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 9 × 10⁻16। तो इसको हम और लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 10⁻17। तो 10⁻17 एनर्जी है तो जूल, तो 41 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। चलिए, रिवर्स बायस डायोड होता है, जेनर डायोड तो पढ़ के थक गए, ये तो होता ही है। साथ में फोटो डायोड भी हमारा क्या होते हैं? रिवर्स बायस पे ही होते हैं। तो ए और सी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। नैंड गेट के लिए देखिए, नैंड गेट के लिए इस चारों को ध्यान में रखिए। नैंड गेट के लिए हमारा क्या होता है? ए डॉट बी का डैश, ए डॉट बी का डैश, मतलब 43 का ए, 43 का ए। नेक्स्ट हम मानव नेत्र की वेधन क्षमता कितनी होती है? तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता लगभग 1 मिनट होती है, या डिग्री में कहते तो 0.17 डिग्री होती है। तो यहाँ तो मिनट में दिया नहीं है, तो सेकंड में तो लिख ही सकते हैं, तो 60 सेकंड होती है। ओके, कोई कंफ्यूजन? नाभिकीय विक्रिया में संरक्षित राशियां क्या होती है? सारी की सारी संरक्षित होती है। लीनियर मोमेंटम देखिए यहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। तो इसके हिसाब से ऑल ऑफ दी एबव 18 में पूछे हुए है। नेक्स्ट, निम्न किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? किसका है अपवर्तनांक? अपवर्तनांक सबसे अधिक है किसका है? इसका है डायमंड का। तो डायमंड का है तो है, बात खत्म। दो प्रकाश स्रोत संबंध होती है जब उनके बीच का कालांतर, टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर कोहेरेंट इफ देयर फेज डिफरेंस। देखिए, कोहेरेंट लाइट सोर्स के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी अलग नहीं हो सकती और फेज डिफरेंस भी अलग नहीं हो सकता, लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, बदल सकता है। तो क्या कह सकते हैं? रिमेन्स कांस्टेंट फेज डिफरेंस। नेक्स्ट, गर्म करने पर अर्धचालकों की प्रतिरोध। देखिए, सेमीकंडक्टर जो हमारे होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, वो निगेटिव होता है। तो यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो क्या होगा? घटेगी, मतलब 48 का ए होगा। जबकि वही आप मेटल की बात करो तो वहां पॉजिटिव होता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस वहां पे बढ़ जाता है। देख रहे हैं, याद रखिए सब कुछ को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, टाइम से स्वतंत्र होता है। यहाँ देख भी सकते हैं कि किस पे? नंबर ऑफ टर्न्स पे आवेश, d5 पे, फ्लक्स पे, चुंबकीय क्षेत्र पे और क्षेत्रफल पे, एरिया पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम पे कहीं डिपेंड नहीं करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा के। नेक्स्ट, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान। चलिए सबका विराम द्रव्यमान देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का केजी के हिसाब से इतना, एमयू एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में इतना, प्रोटॉन का इतना, और न्यूट्रॉन का ये, और फोटोन के लिए क्या होता है? 0 होता है। हमसे किसका पूछा है? प्रोटॉन का पूछ रहा है। प्रोटॉन के लिए क्या होता है भैया? देखिए, प्रोटॉन एएमयू में पूछता तो ये होता, और
ये हमारा किलोग्राम में पूछा तो 1.62 इंटू 10⁻27, तो ये हमारा किसके लिए हो जाता है? प्रोटॉन के लिए। समझते हैं? यदि प्रोटॉन न होकर फोटोन होता तो हमारा क्या आंसर आता? ए आता, 0। तो इस सबको ध्यान में रखना है, एएमयू के टर्म में भी पूछा जाता है इसलिए। चलिए, चार डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी हम लोग जानते हैं, फोकस दूरी F = 1/p। ओके, तो 1/p की वैल्यू कितनी है? 4, तो इसको लिखा सकता है 0.25 मीटर, तो 0.25 मीटर 52 का क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट हमारा ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप 1 + d/f, 1 + d/f, ऑलरेडी लाइट में हम लोग किए हैं। ओके, और हाँ, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर अभी तक नहीं पूछा है, इसका डेरिवेशन। तो हम जब लाइट बताया तो उस समय बोलते कि इसके डेरिवेशन को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और इसका डेरिवेशन कीजिए, करके रखिए। चांसेस हैं जो नहीं पूछता वो भी पूछ देता ना, तो बाकी सबको पूछा, इसी को छोड़ कर रखे हुए, तो इसको कैसे ये आता है डेरिवेशन देखिए। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट, पीछे वाले में पढ़े हैं कि वे किनारे पे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। और अभी कुछ मतलब प्रीवियस वीडियो ही यही था अपना टॉपिक, बहुत प्यार से समझाए थे उसमें। चलिए, हीरे का क्रांतिक कोण हीरे के लिए, डायमंड के लिए कितना होता है? अप्रॉक्स 24 डिग्री, तो 24.41 जाएंगे। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब का मतलब ये, इसका फोकल लेंथ हम जानते हैं ये प्लेन है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इससे सोचना क्या है? तो 56 का बी, 56 का बी, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन, विचलन कोण, ऑलरेडी इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो μ-1 इंटू ए, 57 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। 58 रचनात्मक व्यक्तिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारा क्या हो जाए? फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हम लोग पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू जानते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं डेल x = n लेमडा, और ये किसके बराबर? λ/2π इंटू 5, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां से इस दोनों को लेके चले तो यहां से ये साफ, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2n पाई। तो 58 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। 59 प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास होती है, प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास कितनी होती है? 1.63 to 3.26, 1.63 तो हमारा हो गया 59 का बी। नेक्स्ट हमारा क्या नहीं, कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? मतलब सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जबकि वेव नेचर को सपोर्ट करता है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ही ऐसा बंदा है जो हमको वेव नेचर को क्लियरली सपोर्ट करता है। ओके, बाकी ये दोनों भी कहानी इसके वेव नेचर के कारण ही दिखाए जाते हैं। तो पार्टिकल नेचर के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जबकि वेव नेचर के लिए पोलराइजेशन या डिस्टेंस। तो हमसे पूछा किसके लिए? पार्टिकल नेचर के लिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए 60 का भी, which of the following can move with the constant velocity in the combined electric magnetic field? देखिए, इलेक्ट्रॉन को डालो, प्रोटॉन को डालो, चाहे न्यूट्रॉन को डालो, इलेक्ट्रॉन को डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, मतलब एक जिस साइड फोर्स लगाएगा दूसरा उसके अपोजिट लगाएगा। तो इसमें चाहे प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, चाहे इसकी बात करें चाहे फोटोन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की होगी। 62 का सी। और हमारा क्या रहा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है? कौन सी राशि समान है? एनर्जी तो समान नहीं होती है, चार्ज भी समान नहीं होता है, मास भी समान नहीं होता है,
तो हम जाएंगे किसके साथ, मोमेंटम के साथ, वो भी एंगुलर मोमेंटम के टर्म में बात करें तो थोड़ा बहुत हो सकता है पॉसिबिलिटी। ऐसा कहीं क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि मोमेंटम इक्वल होगा या एनर्जी इक्वल होगा। ओके, यदि आपको मिलेगा तो बताइए कहाँ पे है, जरूर शेयर कीजिएगा। नॉर्मली हम अभी एनर्जी के साथ न जाके किसके साथ जाएंगे, मोमेंटम के साथ, यदि हमको देना होता है इसका आंसर तो। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इक्वल्स टू दिस, द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होगी, इक्वेशन क्या देके रखा है, आई इज इक्वल्स टू 50 साइन 100 पाई टी। ये तो जब बताए थे उस समय बोले थे कि हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट में आता है साइन ओमेगा टी, तो यहाँ दोनों को यदि चेक करोगे तो ये ओमेगा की जगह पे इतना है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 100 पाई, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 100 पाई, पाई से पाई कट गया, ये से 50, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100, सॉरी मिटा ही दो यार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज। तो यहाँ सब में क्या दे के रखा, पाई दे के रखा है, तो पाई तो होगा नहीं, क्या होगा हर्ट्ज होगा, यहाँ भी पाई, चलो पाई दूसरे का गलती है तो क्या है 50 हर्ट्ज हमारा इसका आंसर हो जाएगा 64 का। ठीक है, ठीक है। चलिए, जर्मेनियम का बैंड अंतराल या बैंड गैप जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के लिए आपको ध्यान में रखना है, जर्मेनियम के लिए इतना, सिलिकॉन के लिए इतना, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सी हमारा। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल इज इतना देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो इस ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए, तो वर्क फंक्शन हमारा कितना देके रखा है, W इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, तो हमको वेवलेंथ पूछ रहा है ना, वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं एच सी बाई वर्क फंक्शन, तो एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और वर्क फंक्शन कितना देखा है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको कट्टम कुट्टी करेंगे तो 66 का आ जाना चाहिए अप्रॉक्स, इसके आसपास आएगा 4433 के आसपास। ओके, करके देखिएगा आ जाएगा 66 का हमारा सी। 67 ट्रांसफार्मर कोर को पर्दार किस लिए रखा जाता है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2012 में, इस पर चर्चा भी की क्यों रखा जाता है, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए, मतलब ए लेजर किरणों के लिए आवश्यक है, लेजर किरणों के लिए प्रोपल्सन इन्वर्जन आवश्यक होता है, प्रोपल्सन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है नॉन इक्विलिब्रियम एनर्जी स्टेट। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। 69 द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज, सेमीकंडक्टर के लिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है निगेटिव होता है, तो और हमारा मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है निगेटिव होता है। नेक्स्ट, ये रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल इतना तो इसका माध्य आयु होगी, तो ये हमारा माध्य आयु, ये अर्ध आयु लगा लेते हैं, माध्य आयु इज इक्वल्स टू कितना 1.44 टी 1/2, 1.44 इंटू टी 1/2, हाफ लाइफ टाइम कितना दिया है, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू दिया 1600। अब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाना चाहिए, अप्रॉक्स आ जाएगा आपको 2309 ईयर्स, तो देखिए करके आएगा, तो 70 का हमारा क्या हो जाएगा ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो ये तक अपने 70 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कितने मैच किए गिनते चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। चलिए, तो कितने हमको मिले? 40। बनाने कितने थे? 35। वो भी 40 इसलिए मिले क्योंकि अभी हम लोग ने अभी जो क्या अपना चल रहा है वेव ऑप्टिक्स का चल रहा है ना, इसके बाद के भी अच्छे से क्वेश्चन किए नहीं, इसलिए और भी कुछ मिलेंगे। मतलब अप्रॉक्स मान के चलो, आगे यदि काम होगा तो पक्का 45 तो मिल जाएंगे। बनाने कितने थे? 35। अभी भी 10 एक्स्ट्रा है, तो क्यों नहीं आएगा 70 आउट ऑफ 70? खुद सोच के देख लो। इसलिए आराम से क्वेश्चन बैंक पे अच्छे से फोकस कीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, आएंगे। चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।